नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट और मैं हूं कायनत अंसारी। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत प्रधानमंत्री मोदी ने जिस 20 लाख करोड़ के पैकेज की घोषणा की थी, उसकी दूसरी किस्त पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जानकारी दी। वित्त मंत्री ने कहा कि दूसरे चरण में पूरा फोकस रेहड़ी पटरी कारोबारी, छोटे किसान, प्रवासी श्रमिकों पर रखा गया है और इन्हें राहत देने के लिए एक बड़े पैकेज की घोषणा की। तो सरकार अर्थव्यवस्था को राहत पैकेज वैक्सीन लगाने की जो है कोशिश कर रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को आर्थिक पैकेज की दूसरी किस्त का ब्यौरा दिया, जिसमें उन्होंने गरीबों और श्रमिकों पर सरकार का ध्यान होने की बात कही। वित्त मंत्री ने बताया कि किसानों को कर्ज में ब्याज पर 31 मई तक छूट दी गई है। छोटे किसानों को रियायत दरों पर 4 लाख करोड़ के लोन का प्रावधान रखा गया है। 3 करोड़ किसानों को रियायती दरों पर कर्ज दिया गया है। 25 लाख किसान क्रेडिट कार्ड बांटे गए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बात की भी जानकारी दी कि नाबार्ड ग्रामीण बैंकों के जरिए 29,500 करोड़ की मदद किसानों को दी गई है। मार्च अप्रैल में 86,000 करोड़ का कर्ज दिया गया और ग्रामीण आधारभूत ढांचे के लिए 4200 करोड़ रुपए दिए गए हैं। वहीं मजदूरों के लिए न्यूनतम दैनिक मजदूरी बढ़ाकर 202 रुपए किए जाने, राज्य आपदा राहत फंड के इस्तेमाल की मंजूरी दिए जाने और मनरेगा के तहत प्रवासी मजदूरों का रजिस्ट्रेशन किए जाने की भी उन्होंने जानकारी दी। वित्त मंत्री ने पैकेज पर जानकारी देते हुए बताया कि सभी मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी का फायदा देने की कोशिश है। 10 से कम कर्मचारी वाली संस्था सालाना कर्मचारियों का हेल्थ चेकअप कराए, ऐसी संस्थाओं को ईएसआईसी के दायरे में लाएंगे। खतरनाक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए ईएसआईसी जरूरी है। वित्त मंत्री ने कहा कि 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों के राशन के लिए 3500 करोड़ का प्रावधान किया गया है। अगले 2 माह तक प्रवासी मजदूरों को 5 किलो राशन मिलेगा। इसमें गेहूं चावल के अलावा 1 किलो चना भी दिया जाएगा। वन नेशन वन राशन स्कीम को लागू किया जाएगा। अगस्त 2020 तक राशन कार्ड की नेशनल पोर्टेबिलिटी का काम किया जाएगा। रात में काम करने वाले महिलाओं के लिए नियम लाए जाएंगे, वगैरह वगैरह। कई घोषणाएं यहां पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की और खास तौर पर उन्होंने, जैसा कि पहले ही अपनी बात के शुरू में कह दिया था, कि दूसरी किस्त जो है वो किसानों और मजदूरों के लिए रखी गई है, उनको ही ध्यान में रखकर लाई गई है। 9 स्टेप यहाँ पर वित्त मंत्री ने कहा कि उन स्टेप्स के तहत काम किया जाएगा, जिसमें 3 प्रवासी मजदूरों के लिए स्टेप उठाने की बात वित्त मंत्री ने कही थी और 2 स्टेप किसानों के लिए। खासतौर पर इस बात पर जोर दिया कि छोटे किसानों के लिए जो है ये 2 स्टेप उठाए जाएंगे। इसके अलावा प्रवासी जो छोटे व्यापारी हैं, रेहड़ी पटरी पर काम करने वाले मजदूर हैं, उनके लिए जो स्टेप हैं वो उठाने की बात यहाँ पर की गई थी। तो 9 स्टेप के तहत ये राहत पैकेज जो है दूसरी किस्त, इसका ऐलान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया है। हालांकि विपक्ष जब पहली किस्त यहाँ पर सरकार की ओर से जारी की गई थी एमएसएमई सेक्टर को, उसको लेकर के भी कई सवाल विपक्षी नेताओं ने उठाए थे। कांग्रेस नेताओं ने इसको लेकर के सरकार पर निशाना भी साधा था। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने कहा था कि सरकार जो है वो प्रवासी मजदूरों और गरीबों के लिए जो है बिल्कुल नहीं सोच रही है और उनके हिस्से में कुछ आने वाला नहीं है राहत पैकेज में से। तो दूसरी तरफ शशि थरूर जो है कांग्रेस के सांसद, उन्होंने भी सरकार के इस राहत पैकेज को लेकर तंज कसा था और कहा था कि ये मेक इन इंडिया का दूसरा स्वरूप है, दूसरा रूप है ये जो राहत पैकेज का ऐलान सरकार कर रही है। तो सरकार तो ऐलान कर रही है 20 लाख करोड़ का एक आर्थिक पैकेज, राहत पैकेज देने का ऐलान प्रधानमंत्री मोदी ने किया था और अब उसी पैकेज को किस्तों में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अलग अलग सेक्टर्स को देने का काम कर रही हैं। पहली किस्त में एमएसएमईज को ध्यान में रखते हुए उनके लिए बड़ी घोषणाएं की गई और अब दूसरी किस्त में किसानों, रेहड़ी पटरी मजदूरों, प्रवासी मजदूरों के लिए जो है एक बड़ी घोषणा और राहत का ऐलान किया गया है।
तो सरकार की ये जो कोशिश है ये कितनी ज़्यादा कह सकते हैं कि अपने आप में ईमानदार साबित हो रही है, और जो विपक्ष इसको लेकर सवाल उठा रहा है वो सवाल कितने वाजिब हैं, इसी को लेकर के हम जो चर्चा है वो करने वाले हैं। कई मेहमान हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। MM गोयल अर्थशास्त्री हैं, डॉक्टर MM गोयल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक चौहान है, वरिष्ठ पत्रकार हैं आप, और गुरनाम सिंह चढ़ूनी भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष हैं, आप भी हमारे साथ यहाँ पर जो है जुड़ गए हैं। इसके अलावा विनोद माहेश्वरी लखनऊ व्यापार मंडल के उपाध्यक्ष हैं, और यश मोहन सैनी हैं, किसान हैं, आप भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुछ मेहमान अभी जुड़ने बाकी हैं, थोड़ी ही देर में वो भी हमारे साथ जुड़े होंगे। बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। सबसे पहले मैं डॉक्टर MM गोयल से चाहूँगी कि वो बताएं कि आज जो वित्त मंत्री ने घोषणाएं की हैं किसानों के लिए और प्रवासी मजदूरों के लिए, रेहड़ी पटरी के व्यापारियों के लिए, मजदूरों के लिए, उन्हें आप किस तरह से देखते हैं? क्या मानते हैं कि जो राहत पैकेज दिया गया है उनकी जरूरतों को पूरा करने में कितना कारगर साबित होगा? देखिए, राहत पैकेज का मुख्य उद्देश्य आत्मनिर्भर भारत अभियान को स्वदेशी मिशन के साथ समित व्यवस्था की आत्मनिर्भरता नहीं है, बल्कि सर आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है ठीक प्रकार से। हम आपसे दोबारा संपर्क साधेंगे ताकि आपकी आवाज हम तक जो है निर्बाध तरीके से पहुंच सके। अशोक चौहान वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। अशोक जी, सरकार की ये जो कोशिश है और ये जो राहत पैकेज वैक्सीन है, अर्थव्यवस्था को जो देने की कोशिश सरकार कर रही है, इसे आप क्या मानते हैं कि पूरा इलाज हो पाएगा इससे? देखिएगा, सरकार ने कोशिश की है ना, कि लॉकडाउन के पीरियड के चलते अपने जो है श्रमिक भी काफी परेशान हो गए थे। उनकी जो है अपना माली हालत भी, जो है आर्थिक दशा भी अच्छी नहीं रही थी। मोदी जी ने अभी 2 दिन पहले कहा था कि हम कुछ ना कुछ जो है सभी वर्ग के लिए करेंगे, और उसके बाद में उन्होंने जो है काफी कुछ अपना जो है इसकी राहत के लिए अपना लाखों करोड़ का जो हिसाब किताब रखा था। और उसी टाइम घोषणा की थी कि इस संबंध में बीच में जो है अपना जो है वित्त मंत्री और अध्यक्ष जो है इनको जो है क्लियर करते रहेंगे। तो ये पहली ही कड़ी है जिसमें कल उद्यमियों के लिए किया गया था, आज मजदूर वर्ग के लिए, किसान वर्ग के लिए किया गया है। ये जरूरी था और इसको होना चाहिए था। अब रहा विपक्ष, सर जरूरी तो था ही, मांग भी बहुत वक्त से उठ रही थी। हर वर्ग यहाँ पर इस वक्त सरकार से ही उम्मीद लगा के बैठा है कि सरकार ही उसे उबार सकती है इस मुश्किल दौर से। मेरा सवाल ये है कि जो राहत पैकेज दिया गया है, क्या आप मानते हैं वो अपने आप में काफी है? क्योंकि जो नुकसान अभी तक हुआ है, जितनी अभी जरूरत है उसके हिसाब से ये पैकेज क्या मानते हैं कि बहुत ज्यादा जो है सरकार अभी नहीं कर पाई है जितना वो कर सकती है? देखिएगा, सरकार को राहत का जो पैकेज जो सरकार ने अपना जो दिया है मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, ये शायद मैं मानता हूँ शुरुआत है। इसको जो है सरकार कुछ इसको आगे बढ़ाएगी, आगे बढ़ाना भी चाहिए। ये पर्याप्त नहीं है, इसको पर्याप्त नहीं कहा जा सकता, क्योंकि पिछले 50 दिन 55 दिन में अपना जो वर्कर्स ने, जो अपना जो श्रमिक रहे, उन्होंने बहुत कुछ सहा है और इतनी दयनीय हालत हो गई है। और विशेष तौर से प्रवासी श्रमिकों को तो अपना जो है घर बार भी से परेशान रहे, और उसके बाद में आने जाने के लिए तक से भी परेशान हो गए। भोजन व्यवस्था, हालांकि सरकार ने और दर्श ने उनके लिए काफी कुछ किया था, पर ये पूरी तरह से अपना नहीं इसको पर्याप्त कहेंगे। सरकार को मजदूरों के लिए, किसानों के लिए कुछ और भी जो है कुछ अपना बढ़ाना चाहिए, कुछ और आदर्श में जो है करके, यानी ये कि जिससे मजदूर अपना और अपने परिवार का पेट पाल सके, और अच्छे से अच्छे जो है अगर वो कुछ करेगा उसको अच्छा मिलेगा, तो फिर वो अपना जो अच्छा अपनी मेहनत से काम करेगा। इंडस्ट्रीज में काम होगा तो उत्पादन होगा, तो देश तरक्की करेगा, प्रदेश तरक्की करेगा। क्योंकि मजदूर है, मजदूर के साथ में भाग्य एक का नहीं जुड़ा है, कंपनी मालिक का भी भाग्य जुड़ा है, उसके बाद में जो अदर्श मजदूर है उनका भी भाग्य जुड़ा है, और जो प्रदेश और देश का और राष्ट्र का जो है पूरा जो है उनसे भाग्य जुड़ा है। तो इस बिरादरी को
में तो एक वर्ग है, अपना किसान वर्ग हुआ, मजदूर वर्ग हुआ, सरकार को जो है इनकी तरफ, इनको जो है यथासंभव जो भी सहायता ज्यादा से ज्यादा हो सकती है वो देनी चाहिए। जो फिलहाल जो घोषणा की गई है इसको अपर्याप्त मानते हुए सरकार को इनकी तरफ आगे और ध्यान देना चाहिए। डॉक्टर जी। MM गोयल अर्थशास्त्री हमारे साथ। सर, मैंने आपसे जो सवाल किया था, चाहूंगी जरा उस पर अपनी प्रतिक्रिया दें, रोशनी डालें कि आप क्या मानते हैं कि ये जो पैकेज की घोषणा की गई है आज किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, ये कितनी अपने आप में काफी है? गोयल जी, माफी चाहूंगी फिर से एक बार आपको बीच में रोकने के लिए। आपकी आवाज फिर से हम तक नहीं पहुंच पा रही है। कोई तकनीकी दिक्कत है, आपकी आवाज जो है वो हमारे पास ठीक प्रकार से नहीं आ रही है। दोबारा हम आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। यश मोहन सैनी किसान हैं, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यश मोहन जी, सरकार मानती है कि एक बड़ा राहत पैकेज जो है उसने दिया है किसानों को। कर्ज जो है 31 मई तक जो है बिना किसी इंटरेस्ट के देने की बात यहाँ पर की गई है। एक बड़ा अमाउंट 4 लाख करोड़ से ज्यादा का अमाउंट जो है लोन के रूप में सरकार ने यहाँ पर आवंटित भी करने का प्रावधान रखा है। क्या मानते हैं, सब समस्याएं हल होने वाली हैं अब किसानों की? किसानों की समस्या हल तो जब होंगे जी, जब किसानों तक पहुंचेंगी। और किसानों तक को पहुंचेंगी, अब हमारे यहाँ फरीदाबाद के अंदर फूलों की खेती ज्यादा होती है। उनको एक एक किसान को कम से कम 20-20, 30-30 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। अब उनका क्या होगा, कितना लोन दिया जाएगा, क्या हुआ होगा, क्या नहीं होगा, ये तो आगे बताएगा। नहीं, अब ये तो उसमें दे दिया कि भाई इतने लाख का पैकेज हमने कर दिया, ये पहुंचेगा किसानों तक जब ही तो फायदा होगा जी। अब पहुंचेगा ही नहीं तो कैसे फायदा होगा। अब किसान बिल्कुल जो फूल का किसान है और भी सब्जियों का किसान है, उनकी सब्जी बिक नहीं पा रही है, फूल बिक नहीं पा रहा है एक भी, जिसमें 5-5, 4-4 लाख रुपए का एक एकड़ में खर्चा हुआ है, एक पैसा भी उनको नहीं मिला है। अब लीज पर आगे लेना भी पड़ेगा खेत, सब कुछ खर्चा ही होगा, उसमें एक पैसे की आमदनी नहीं है, क्या होगा ये तो आगे पता पड़ेगा। अब कितना पैकेज मिलेगा, नहीं मिलेगा। क्या उम्मीद लगा के बैठे थे कि सरकार की तरफ से जो है किस तरह की राहत किसानों को दी जाएगी, और कितनी उस उम्मीद पर खरी उतरी है सरकार की घोषणाएं? देखो, घोषणा तो सरकार कर रही है बड़ी बड़ी, लेकिन किसानों तक पहुंचने में दिक्कत आ रही है। क्या किसानों दिक्कत, तक कहाँ पहुंच ही दिक्कत नहीं। आ रही है, क्यों नहीं योजनाएं पहुंच पा रही हैं? आप मानते हैं कि सरकार की योजनाएं तो बहुत अच्छी हैं, किसानों का भला भी होगा, लेकिन अगर बीच में कहीं आप मान रहे हैं कि बैरियर है, कहीं रोड़ा है, तो क्या है वो, कहाँ किसानों कमी की हो रही मैडम है? सुनी कौन रहा है? किसानों की कौन सुन रहा है बताइए? फूल वालों की रोज टीवी पे अखबारों में डेली आ रही है, कोई आज तक ये पूछने नहीं आया कितना नुकसान है, क्या कर रहा है, कुछ राशन है नहीं है, क्या होगा इनका फूल वालों का, रोज टीवी पर आ रहा है। बाकी ये पैकेज जो दिया गया है, अब आगे बैंक में जाकर के पता करेंगे, अगर मिलता है तो इनको थोड़ी राहत मिलेगी। आप फूलों की खेती से जो है वो संबंध रखते हैं, चलिए हम आपसे थोड़ा इसी बारे में विस्तार से जानना चाहेंगे कि एक फूल की खेती करने वाला किसान जो है वो कितना मुश्किल में आ जाएगा अगर यहाँ पर सरकार की तरफ से तुरंत उसे रिलीफ नहीं दिया गया। कितने रकबे में खेती करते हैं किसान, कितना खर्चा आ जाता है, और नुकसान जो है वो कितना यहाँ पर रहेगा? अभी नुकसान रहेगा जी, एक एकड़ में 5 लाख रुपए का खर्चा है, और जो है 4 महीने से माल नहीं गया तो सारा माल खेतों में ही खिल गया। रजनीगंधा है, जैसे गिलाई-डूला है, 3 रुपए 40 पैसे का एक बीज है, 80,000 बल्ब एक एकड़ में लगता है, और वो सारा फूल खिलकर बेकार हो गया। इसमें लागत कितनी आ जाती है किसान की, कितना बैंक से लोन अभी लिया हुआ है, और इंटरेस्ट की बात करें तो कितना इंटरेस्ट जो है वो किसान पर आ गया है? देखो जी, अब फिलहाल तो उनको कुछ नहीं है, उनको कम से कम एक एक किसान को 10-10, 15-15 लाख रुपए का खर्चा है। बिल्कुल जो घर में पूंजी थी वो फूल बेचकर जो आती थी उससे आगे लेबर भी लगती थी, और जो है पट्टे का भी दिया जाता था, उससे सारा खर्चा चलता था, बच्चों की फीसें भरी जाती थी। अब वो बिल्कुल कुछ नहीं है उनके पास आज की डेट में।
तो उनको अगर नाबार्ड सहायता का नाबार्ड कुछ के मिलता तहत है जो तो कुछ होगा। लोन दिए जाते हैं किसानों को, क्या यहाँ पर जो फूल की खेती करने वाले किसान हैं वो भी इसका लाभ उसी तरह से उठाते हैं जैसे दूसरे किसान उठाते हैं? और दूसरा ये भी कि किसान क्रेडिट कार्ड की भी बात यहाँ पर की गई, जानकारी दी गई कि 25 लाख किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड दिया गया है। क्या इन किसानों के पास ये कार्ड है? कुछों के पास है जी क्रेडिट कार्ड, हम्म कुछों के पास नहीं है। हम्म इससे कितना फायदा रहा है अभी तक और जरूरत को कितनी पूरा कर पाया है ये कार्ड, जरा बताएं। क्रेडिट कार्ड से कुछ नहीं होता जी, ये तो बहुत बड़ा लेवल पे काम है फूलों का। तो क्रेडिट कार्ड से तो किसी का 1 लाख का है, किसी का 50,000 रुपए का है, लिमिट है जो उनकी। उससे क्या लेबर एक बार में ही लग जाती है 30, 40, 50,000 रुपए की। तो उससे क्या होगा, उससे तो यश मोहन जी, बिल्कुल। मैं वही जानना चाह रही हूँ, जो किसान क्रेडिट कार्ड है इसका फायदा किसान को कितने हद तक जो है मिल पाता है, कितना किसान इससे लोन ले सकता है, क्रेडिट मिल जाता है किसान को, और इस पर जो इंटरेस्ट रेट है वो कितना रहता है? इंटरेस्ट तो ना के समान ही रहता है जी इस पे। हम्म हाँ, इससे फायदा तो होता है, लेकिन ये इसकी लिमिट बढ़ाई जाए लिमिट तो कितनी है इस फायदा कार्ड है। की अभी? कम से कम अभी किसी की 1 लाख की है, किसी की 2 की है, किसी की 50,000 की है। हम्म नहीं, एक एक एकड़ में कम से कम 5-5, 6-6 लाख रुपए का बीज लग जाता है जी। अब की बार पिका नहीं तो कुछ नहीं मिला किसान को, पूरा घाटा है फूल वालों को तो जी। अब मैं ही किसान हूँ, मेरे पास 44 एकड़ में, मेरे को 50 लाख रुपए का सीधा सीधा नुकसान है। जब आप इतने बड़े स्तर पर खेती करते हैं तो बैकअप में भी तो कुछ रखते ही होंगे, क्योंकि बिजनेस में नफा नुकसान दोनों ही चलते हैं। तो ये भी दिमाग में रखकर चलते होंगे कि अगर नफा नहीं हुआ तो नुकसान भी बड़ा ही होगा। तो इसके लिए सीधे तौर पर आप ये तो नहीं कह सकते कि सरकार ही जो है सभी की जिम्मेदारी ले या उसे लेनी चाहिए। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा था मैडम, ये कह रहा हूँ कि मैं बड़े स्तर पे काम है तो बड़े स्तर पे ही लॉस है। अब मैंने 44 एकड़ मेरे पास काम है तो 16 लाख तो पट्टा ही हो गया उसका, खेत का जो पट्टा जाता है। अब मैंने 10 एकड़ में नया लगवाया है, किसी तरह ये लॉकडाउन खुले तो माल तो चलेगा, माल चलेगा तो प्रॉफिट होना चालू होगा, तो रूटीन में आ जाएगी कहानी। कुछ किसान छोटे किसान है जो जिनके पास खोदने तक की, मान लो अब वो फूल सारा खेत में ही खिल गया, खोदने तक का पैसा नहीं है, आगे पट्टे लेने के लिए पैसा नहीं है, उनका तो बिल्कुल वो तो खत्म ही हो गए ना जी। छोटे किसान जो 4-4, 5-5 एकड़ के किसान है वो तो बिल्कुल लॉस में चले गए। चलिए, बहुत शुक्रिया यश मोहन सैनी जी इस तमाम बातचीत में हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर MM गोयल हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं, अर्थशास्त्री हैं आप। सर, मेरी आवाज़ मिल पा रही है आपको? बिल्कुल आ रही है मैडम जी सर, सबसे पहले तो वही सवाल मेरा मैं फिर से चाहूँगी कि आप ज़रा उस पर अपनी प्रतिक्रिया दें कि आप कैसे देख रहे हैं इस राहत पैकेज को, क्या मानते हैं इससे जिस सेक्टर को राहत देने की कोशिश की गई है उसे राहत मिल पाएगी? देखिए, राहत केवल मात्र MSME सेक्टर के लिए प्रतीत होती है, वो भी केवल मात्र लोन देने के लिए दी जा रही है। जहाँ तक डेफिनेशन को चेंज करने की बात है, इसको भी लाभ जो है, जो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट वाली कंपनियां हैं उन्हीं को होगा। मैं बार बार ये कहता रहा हूँ अपने लेखों के माध्यम से सरकार को कि जब तक हम MSME के प्रोडक्ट के मार्केटिंग का कोई प्रावधान नहीं करते, और जिसके लिए मैं कहा करता हूँ कि खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन को जब तक सरकार मल्टीनेशनल कंपनी के तौर पर ना बना करके एक ब्रांड का नाम नहीं देगी, तब तक MSME के उत्पादों को विश्व स्तर के ऊपर नहीं बेचा जा सकता। यहाँ मैं प्रधानमंत्री जी की स्पीच का मूल्यांकन करते हुए एक बात कहना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी ने बार बार आत्मनिर्भर भारत अभियान की बात की है। जी जी। आत्मनिर्भर शब्द को इंग्लिश में 2 शब्दों में लिया जाता है। अगर हम केवल मात्र स्वदेशी मिशन का क्लोज इकोनॉमी में अगर सोचते हैं तो इसका हमें उतना लाभ होने वाला नहीं है। वास्तव में भारत की अवस्था इतनी बड़ी है और हमने अगर बेरोजगारी और गरीबी को दूर करना है तो इसके लिए हमें आत्मनिर्भरता का मतलब सेल्फ रिलायंस समझना होगा, जिसका उद्देश्य अर्थव्यवस्था को बेसिकली खोलना होता है, खुली अर्थव्यवस्था, और इसके समझने, विश्लेषण करने और व्याख्या करने की जरूरत है। इसके बिना केवल मात्र स्वदेशी मिशन के माध्यम से देश की अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर भारत अभियान
नहीं कहा जा सकता। आत्मनिर्भर अभियान करने के लिए हमें कृषि क्षेत्र को भी महत्व देने की जरूरत है। इसके लिए भी मैं ये कहा करता हूँ कि हमें एक रेनबो रेवोल्यूशन, जिसको इंद्रधनुष्य क्रांति की आवश्यकता है। इंद्रधनुष्य क्रांति में न केवल कृषि उत्पादों की बढ़ोतरी की बात की जाती है, बल्कि इसमें कृषि उत्पादों को प्रोसेस करने की भी प्रावधान होने चाहिए, ताकि उनके द्वारा वस्तुओं को बना करके निर्यात भी किया जा सके। तभी जा करके इस जो 10% ऑफ जीडीपी के पैकेज की बात की गई है, इसमें विशेष रूप से सभी प्रावधानों का उचित प्रयोग हो सकता है, जब अर्थव्यवस्था में बेसिकली सावधानियां ली जाएं, हम बेसिकली एक किस्म से डिसिप्लिन हो। और जो क्योंकि हमारे देश में बहुत से लोग लापरवाह हैं, केयरलेस हैं, यूजलेस हैं, और उनको जब तक हम केयरफुल और यूजफुल नहीं बनाएंगे, तब तक इस तरीके के पैकेज का कोई लाभ होने वाला नहीं है। पैकेज का लाभ नहीं होने वाला। और एक जो शब्द आपने यहाँ पर जिस पर जोर देकर भी कहा कि इसके विश्लेषण और व्याख्या की जरूरत है, आत्मनिर्भर भारत अभियान, जिसका प्रधानमंत्री मोदी ने भी जिक्र किया। तो आत्मनिर्भर भारत अभियान की दिशा में अगर पीएम ने इस पैकेज की घोषणा की थी, उस दिशा में भारत को ले जाने के लिए, देश को ले जाने के लिए, तो क्या आप मानते हैं कि वाकई में ये इस तरीके से हो पाएगा? क्योंकि अगर आत्मनिर्भर वाकई हमें बनाना है, जैसे आपने कहा कि हमें जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको यहाँ पर ज़्यादा आगे लाने की और एक ब्रांड उनको घोषित करने की और ब्रांड की तरह से उनका प्रचार करने की ज़रूरत होगी, और ज़रूरत है भी, लेकिन अभी उस दिशा में कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सरकार अभी जो है उसने कोई अनाउंस नहीं किया है। क्या लगता है पहले इस बाबत जो है सरकार को कदम उठाने की ज़रूरत है? देखिए मैडम, मैं ये बता रहा था कि आत्मनिर्भर शब्द हिंदी में, चाहे हम सेल्फ सफिशिएंसी की बात करें, चाहे हम सेल्फ रिलायंस की बात करें, एक ही शब्द हिंदी में आत्मनिर्भरता आता है। वास्तव में सेल्फ सफिशिएंसी में हम इंपोर्ट को सब्स्टिट्यूट करने की बात करते हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री जी ने लोकल के लिए वोकल होने की बात कही है। आज जब हम WTO के मेंबर हैं और हम UNO के मेंबर हैं, इस तरीके की बात करना देश के हित में नहीं है, बल्कि हमें आत्मनिर्भरता का मतलब बेसिकली सेल्फ रिलायंस लेना होगा, ताकि हम वास्तव में अपनी बैलेंस ऑफ पेमेंट्स को फेवरेबल कर सकें, हमारे निर्यात आयातों से ज़्यादा हों। और उसी के लिए वो मेक इन इंडिया के कार्यक्रम को भी तभी सफल बनाया जा सकता है, लोगों के लिए रोजगार के अवसर तभी पैदा किए जा सकते हैं, जब हम इस तरीके की सोच रखेंगे। केवल स्वदेशी मिशन के माध्यम से एक क्लोज इकोनॉमी के तौर पर हम देश की अर्थव्यवस्था की दिशा का सुधार नहीं कर सकते। चलिए सर, आऊंगी आपकी तरफ। गुरनाम सिंह चरूनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष हैं आप। बहुत स्वागत है आपका चरूनी जी। आपसे मैं जानना चाहूंगी, किसानों को बड़ी राहत सरकार ने यहाँ पर दे दी है। क्या लगता है अब यहाँ पर किसानों की जो समस्या चली आ रही थी लोन से संबंधित और जो जूझ रहे थे कर्ज को लेकर के किसान, वो अब सुलझ जाएगी, खत्म हो जाएगी? गुरनाम जी। गुरनाम जी, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए, लगता है हमारा संपर्क यहाँ पर टूट गया है उनसे। वरिष्ठ पत्रकार अशोक चौहान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक जी, आप किस तरह से देखते हैं सरकार जो कहती है और जो कर रही है, उन दोनों में क्या फर्क लगता है आपको? जैसा कि अभी जो अर्थशास्त्री MM गोयल, उन्होंने भी यहाँ पर कहा कि अगर वाकई में आत्मनिर्भर बनाना है तो उसके लिए किस तरह से और कैसे काम करने की जरूरत है, लेकिन क्या आपको लगता है उस तरीके से काम कर रही है सरकार या केंद्र सरकार? जैसे कि केंद्र सरकार जो है उसका तो यह है कि अपना प्रदेश सरकार को आदेश देगी और उनके पूरे मुहैया कराएगी, फंड्स वगैरह मुहैया कराएंगे, और उसके बाद ही अपना जो है किसानों को या मजदूरों तक उनके जो धनराशि है, जो उनके जो अपना इमदाद है, जो सहायता है, वो पहुंचेगी। अब देखना यह कि वो सहायता या वो धनराशि किसानों तक, मजदूरों तक कैसे पहुंच पाती है, किन हालतों में पहुंच पाती है, पूरी पहुंचती है या नहीं पहुंचती है,
वो पहले के हिसाब से न हो कि जैसे जो पीछे चलता रहा है कि 1 रुपए में मुश्किल से 50 पैसे कहीं और 10 पैसे, यानी जिसको मिलने हैं उसको 10 पैसे ही मिले। इस तरह का नहीं होना चाहिए। देखो, आत्मनिर्भर बनाने के लिए मोदी जी ने अपना संकल्प लिया है और घोषणा भी की है कि हर भारतवासी आत्मनिर्भर होना चाहिए। अच्छा, आत्मनिर्भर की वो ये जैसा भी गोयल साहब बोल रहे थे कि डेफिनेशन क्या है, अपना डेफिनेशन तो जो है बहुत लंबी चौड़ी है। उसमें यह सेल्फ, हम अपनी तरफ से भी मेहनत करें, सरकार भी हमें उसमें हेल्प करेगी, इमदाद करेगी, पर बशर्ते कि हमारा भी दिल साफ हो और सरकार का दिल भी साफ हो। हमारे काम करने की हमारी ललक होवे और उसके बाद में सरकार को लोगों से काम कराने की, उनकी इमदाद करने की, सही मायने में सही मदद लोगों तक पहुंचे, जो उसके जिम्मेदार है, जो उसके जो है जो जरूरी है, जिन तक पहुंचने हैं, जो उसके सुपात्र हैं, उन तक अगर मदद पहुंचती है तो ये सब कुछ जो अपना केंद्रीय वित्त मंत्री ने घोषणा की है अपने प्रधानमंत्री के आदेश पर, प्रधानमंत्री के उस पर, तो ये सराहनीय है। बशर्ते कि ये ध्यान रखा जाए जो कुछ भी उनके पास पहुंचना है वो उन तक पहुंचे। जी। विनोद माहेश्वरी लखनऊ व्यापार मंडल के उपाध्यक्ष हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुरनाम सिंह चरूनी भाक्यू के प्रदेश अध्यक्ष भी हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है। गुरनाम सिंह चरूनी जी से मैं सवाल करना चाहूंगी। गुरनाम जी, 4,22,000 करोड़ का जो पैकेज है लोन के रूप में वो सरकार ने यहाँ पर एक तरह से सैंक्शन किया है किसानों के लिए। क्या देखते हैं इसे, किस तरह से देखते हैं और क्या मानते हैं कि अब किसान जो हैं जो मुश्किल दौर से गुजर रहे थे वो मुश्किल दौर से अब नहीं गुजरेंगे? देखिए, मैं ये बताना चाहूंगा कि किसानों को कोई बड़ी राहत नहीं है। बिल्कुल एक ऊंट के मुंह में जीरे जैसी बात है। पहली बात तो मैं ये बता देना चाहूँ कि जो पहले 3.5 लाख किसान पिछले 20 साल में कर्जे में मर चुके हैं और कर्जा देना उनका हल नहीं है, उनकी फसलों का भाव देना उनका हल है, और उसके लिए कुछ भी नहीं रखा गया। केवल 6700 करोड़ रुपया पिछले साल से इस साल बढ़ाया गया, केवल 6700 करोड़ पूरे देश के अंदर। जहां तक ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, केवल 4200 करोड़ रुपया सारे देश के लिए ग्रामीण इलाके की तरक्की के लिए रखा गया है, केवल 4200 करोड़, 4200 करोड़। जहां तक सवाल है, इन्होंने कहा है कि हम 2.5 करोड़ लोग हैं जो क्रेडिट कार्ड में अभी तक शामिल नहीं हुए हैं, उनको क्रेडिट कार्ड में शामिल कर लिया जाएगा। 3 करोड़ किसानों को और रियायती दरों पर लोन उन्होंने पीछे लिया है, जो लिया है उसको भी गिन रहे हैं। जो मार्च में ले चुके हैं, जो अप्रैल में ले चुके हैं, उसको भी अभी गिन रहे हैं, जबकि वो पहले आ चुका है। तो किसानों को किसी भी तरह की कोई बड़ी राहत इसमें हमें नजर नहीं आ रही है। नाबार्ड के जरिए जो ये लोन दे रहे हैं, अभी खेती किसानी जो है वो क्या उम्मीद लगाए हुए बैठी हुई थी सरकार से? अभी जो हाल फिलहाल में हालिया परेशानियां हैं किसानों की और खेती की, वो क्या हैं और किस तरह की उम्मीद थी कि राहत मिलेगी सरकार से? देखिए, हमें जो उम्मीद थी उसके लिए कुछ नहीं दिया गया। हमें जो उम्मीद थी, कोरोना की वजह से खेत की देखभाल नहीं हो पाई, मौसम की मार किसान पे पड़ी, और अब की बार जो गेहूं की निकासी है 10,000 रुपए प्रति एकड़ कम किया है। देश का रिकॉर्ड बता रहा है, सेक्रेटो का रिकॉर्ड बता रहा है कितने एकड़ में गेहूं थी, कितने क्विंटल उनके पास आई, रिकॉर्ड बता रहा है। उस रिकॉर्ड के हिसाब से जो नुकसान किसान को हुआ उसकी एक फुट्टी कौडी की भरपाई नहीं की, या उल्टा उनके ऊपर कट लगा दिया, क्वालिटी कट के नाम से 15 रुपए पर क्विंटल का कट लगा दिया। उसकी भरपाई के लिए हमने छूट मांगी थी, खाद्य आपूर्ति विभाग को लेटर लिखा था, उसमें कोई छूट नहीं दी गई। किसानों को जो एक छोटी सी राहत ये दी है कि जो कर्जा उनको मार्च तक देना था, अब वो 30 मई तक दे सकते हैं। बताइए, 30 मई तक अब उनके पास क्या गुंजाइश होगी कर्जा देने की? केवल 2 महीने लेट हो जाएगा। यहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट है उस पर छूट दी गई है, बिना किसी इंटरेस्ट के जो है किसान उस कर्ज का यूज कर सकते हैं, लोन जो है उनको रहेगा बिना इंटरेस्ट के।
नहीं, केवल 2 महीने आगे बढ़ाया है ना। जो 31 मार्च तक था, वो पैसा हमने 30 मई तक देना है, केवल इतनी छूट है। वो जो रूल पहले थे, जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटियां हैं, पहले उनका ब्याज नहीं है, तो वो 31 मार्च तक देना था, वो 30 मई तक दे सकते हैं। कि तो उसमें कितना फर्क पड़ गया? किसान को देना तो है ही है, उसमें किसान को क्या राहत मिल गई? क्या किसान क्या जिंदा हो गया? एक मैं बड़ी बात ये बता देना चाहता हूँ, अगर ये 20 लाख करोड़ की बात करते हैं, अगर उसमें से ऊपर ले 35 लाख अमीर लोग निकाल दिए जाएं, देश के 100 करोड़ लोग गरीब या मध्यम वर्ग के मान लिए जाएं, तो प्रति व्यक्ति 20,000 रुपए प्रति व्यक्ति, 20,000 रुपए प्रति व्यक्ति उसके हिस्से आता है। यानी अगर 5 मेंबरों का परिवार है तो 1 लाख रुपया उसके हिस्से आता है 20 लाख करोड़ रुपए में से। और ये जो घोषणाएं कर रहे हैं, ये कभी कह रहे हैं एक ठेले वाला मजदूर है, उसको हम राहत देंगे, उसको 10,000 करोड़, उसको 10,000 रुपए का फायदा लोन हो जी, सकता लोन है। मिलेगा जी। तो इस तरह की ये जो मजाक है, उसको 5 किलो गेहूं दे देंगे, उसको 1 किलो चना दे देंगे उसको जिंदा रहने के लिए। ये क्या इसमें वो जिंदे रह पाएंगे? अभी जो लोग पैदल जा रहे हैं उनको छोड़ने तक की, बस तक की तो व्यवस्था इन्होंने नहीं की 20 लाख करोड़ में से, कि भी जो मजदूर अपने घर जाना चाहेगा उसको हम बस में बिठाएंगे, उसको राशन भी साथ में रखेंगे, खाना दाना साथ में रखेंगे, उसके घर पहुंचाने की जिम्मेवारी सरकार की होगी। इस बजट में तो आप देख लीजिए 20 लाख करोड़ रुपए में एक बस का भी इंतजाम इन्होंने किया हो। तो यहाँ तक किसानों और मजदूरों का सवाल है, उनके लिए इसमें कुछ नहीं है। हाँ, बड़े पूंजीपतियों के लिए बहुत कुछ कर दिया, उनके लिए तो पीछे भी 5 लाख करोड़ रुपया जो था वो मंदी के नाम पे बड़े अमीरों को दे दिया गया था। अब 68,000 करोड़ रुपया फिर उनको बड़े अमीरों को राहत दे दी, बट्टे खाते में डाल दिया। अब जो 20 लाख करोड़ रुपया दिया, इसमें भी बड़ी इंडस्ट्री को, बड़े उद्योगपतियों को, बड़े पूंजीपतियों को बहुत बड़ी बड़ी राहतें दे दी। ये इंसान को इंसान नहीं गिनते, ना किसान इंसान की गिनती में है, ना मजदूर इंसान की गिनती में है। उनको तो चंद हजार रुपए दे के ये कहते हैं बहुत बड़ी राहत दे दी है, वो बच जाएंगे। हमारा केवल जिंदा रहने का सवाल है। लेकिन सरकार ये भी तो कहती है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जो है उसका लाभ भी किसानों को पहले ही सरकार दे रही है। मैं ये कहता हूँ कि ये इतने शर्म उतार के बोलते हैं। क्या योजना है वो? 1 साल में 6,000 रुपए एक परिवार को, यानी एक दिन में 17 रुपए का किसान को बढ़ा दिए, 17 रुपए उसको दान दे दिए। अरे भीख है, भिखारी भी शाम तक 200 रुपए की भीख ले लेता है। अभी घोषणा कर रहे हैं आपके सामने ये कि एक मजदूर की जो मजदूरी है, मनरेगा के मजदूर की 182 रुपए से बढ़ा के 200 रुपए कर दी है। क्या 200 रुपए में एक का परिवार जिंदा रह पाएगा? क्या 200 रुपए की मजदूरी अगर वो 100 दिन कर ले, क्या उसका 5 मेंबरों का परिवार जिंदा रह पाएगा इस पैसे में? वहाँ ये क्यों नहीं आते छोटे लोग? क्या हम हिंदुस्तान के नागरिक नहीं है? क्या यहाँ का मजदूर, क्या यहाँ का किसान हिंदुस्तान का नागरिक नहीं है? जो देश का सारा बजट है, देश की सारी माया है, वो अमीरों पे लुटा दी जा रही है। गरीबों के हिस्से क्या आया? उनके जिंदा रहने के हिस्से क्या आया? छोटे चले गुरनाम जी बात तो सुन के 182 रुपए की जगह 200 रुपए कर दिए, उसकी डिंगे हाँक रहे हैं। बिल्कुल आऊंगे आपकी तरफ, आऊंगे आपसे आगे भी हम बात करेंगे कि किसानों के लिए सरकार और क्या कुछ कर सकती थी, क्या करना चाहिए था जो नहीं किया गया है अभी तक। विनोद माहेश्वरी लखनऊ व्यापार मंडल के उपाध्यक्ष हमारे साथ बने हैं। विनोद जी, आपको तो कम से कम सरकार ने खुश करने का काम कर ही दिया है। 3 लाख करोड़ के लोन का जो है एक तरीके से प्रावधान और बिना किसी गारंटी के लोन देने की बात यहाँ पर सरकार ने की है। हेलो जी, मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल। जरा एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। मैं ये कह रही हूँ कि सरकार ने कम से कम व्यापारी और उद्योगपति जो हैं छोटे, उनको खुश करने का काम तो कर ही दिया है। 3 लाख करोड़ का ये पैकेज का ऐलान किया है लोन के रूप में कि बिना किसी गारंटी का लोन उनको मिल सकेगा। मुझे लगता है कि अभी चूंकि इसको पटरी पे आने के लिए बहुत टाइम लगेगा। अब किसान कैसे बैंकों में जाएगा, वहाँ अपनी बात कह पाएगा, किसानों को कितनी सुविधा मिल पाएगी, ये सब चीजें बहुत गर्त में है। लेकिन
कोशिश प्रयास किया है सरकार ने कि जो है उनको पैकेज दिया है, लेकिन सरकार को कई चीजों पर सोचना चाहिए और सरकार हर वर्ग को ध्यान देते हुए काम कर रही है। कम से कम व्यापारी वर्ग को लेके आपसे बात कर रही हूँ कि व्यापारियों को तो आप मानते हैं कि राहत दे दी है सरकार ने, जिसकी उम्मीद लगाए बैठे थे वो मिल गई। मैं किसान सब व्यापारी को भी जोड़ रहा हूँ। व्यापारियों में भी अभी भी समय लगेगा, अभी पैकेज दिया है वो, लेकिन उसके बैंकों में ऋण देने की व्यवस्था है। अब वो कितना देते हैं कितना नहीं देते हैं वो समय लगेगा। दूसरी बात यह है कि जो बैंक ने कोई ब्याज पहले का नहीं छोड़ा है, वो उसको 3 महीने के लिए छूट मतलब कह रहे हैं कि वो नहीं लेंगे, लेकिन बैंकों की तरफ से बराबर नोटिस आ रही है, बराबर लोगों को जानकारी मिल रही है। स्कूल की मध्यम वर्गीय की जो स्कूल की फीस है वो अभी तक नहीं छोड़ी है। उन्होंने कहा कि बाद में कुछ लोगों ने प्राइवेट स्कूल वालों ने डंडा भी कर दिया है। पानी का बिल, बिजली का बिल और स्कूल में जो फीस है और टैक्स में जो भी कोई रियायत नहीं दी है वो लेंगे जरूर, वो चाहे आप 3 महीने बाद दीजिए 2 महीने बाद दीजिए। लेकिन इसमें एक अच्छी बात करी सरकार ने कि इसमें देश में वन नेशन वन राशन कार्ड। इसी तरह मैं गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि चुनाव में भी वन कार्ड वन नेशन करे। एक कार्ड पे पूरा चुनाव हो जाए, जिसमें चाहे ग्रामीण स्तर पे हो, चाहे शहर में हो, चाहे देश का हो, इसमें सारे चुनाव हो जाए। उसमें बहुत बड़ा खर्चा जो गवर्नमेंट पर आता है वो बच जाएगा। और इसके साथ साथ में कि व्यापारियों में को देखते हुए व्यापारियों में राहत पैकेज उन्होंने दिया है। अब वो कल तक राहत पैकेज और भी आएगा, लेकिन अभी इतना वो अभी देखिए लगातार हम लोग की मार्केट बंद है। कई खाली जो प्रोविजन स्टोर वगैरह है वो तो खुले हैं, उन पे भी पूरी तरह नहीं खुला है, कुछ जगह पे खुला है। तो कुल मिला के ये है कि पूरा मार्केट अभी तक क्लोज है और खाने पीने का सामान मिल रहा है, दूध आदि मिल रहा है। बाकी विनोद जी, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि अगर मान लीजिए कोई व्यापारी लोन लेता है बैंक से, तो अभी तक उसका पिछले 2 महीने के दौरान जो कुछ नुकसान हुआ है, फिर आगे जिस तरह से उसे दोबारा से चीज़ों को शुरू करना है, उसको लेबर भी चाहिए यहाँ पर और सामान के लिए भी पैसा चाहिए, तो उन सबको अगर देखा जाए तो क्या लगता है ये जो लोन रहेगा उससे कितनी सहायता उस व्यापारी को मिल जाएगी या कितना ज्यादा बोझ उस पर अतिरिक्त पड़ जाएगा? लेकिन जो बैंक से अभी ब्याज लेता है, ब्याज जो बैंक से ऋण लेता है, अब बैंक उसमें कितना देती है कितना नहीं देती है, बैंक वाले कितना सपोर्ट करते हैं कितना नहीं करते हैं, कितना संबंध है, वो सब चीजें मतलब गवर्नमेंट ने राहत दी है। लेकिन उसको पटरी पे लाने के लिए उसको समय चाहिए। अभी लॉकडाउन खुलने का, ये तो लॉकडाउन में बैठे हैं, घर में बैठे हैं। अभी सरकार इसको कितना जो है छूट देती है, वो आप बैंक में जाएं, उसको अप्लाई करें, उसके बाद अभी टाइम लगेगा इसमें। लेकिन कुल मिला के व्यापारियों की राहत दी है, लेकिन इसमें मध्यम वर्गीय व्यापारियों को कितनी राहत मिलती है ये निर्भर करता है, आगे भविष्य निर्भर करता है कि वो कितना छूट देती है। यानी आप भी अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में है कि जब जैसे जैसे वक्त आगे आता जाएगा तब वैसे वैसा पता चलता जाएगा। अशोक चौहान वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं। अशोक जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिएगा कि अब खेती जो है फायदे का सौदा नहीं रही है। जो पहले व्यवसाय मानते थे कि खेती जो है किसानों के लिए बेहतर है, पर वो वाली बात अब नहीं रही। क्यों नहीं रहेगी कि खाती यानी अपने जो है किसानों की खेती की जो लागत जो है वो दिन पे दिन बढ़ती चली गई और मुनाफा कम होता चला गया। सरकार ने किसानों के लिए जरूर कुछ ना कुछ किया, पर वो पर्याप्त नहीं रहा है। पर्याप्त अगर होता तो ये अपने जो है प्रॉब्लम इतनी नहीं आती है ना। तो अब ये है कि जो किसानों के लिए और मजदूरों के लिए जो कुछ किया गया है वो है, मानते हैं। अभी जैसे किसान सैनी साहब बोल रहे थे कि भाई फूलों की खेती किसान वर्ग अच्छी करता है। हमारे गुड़गांव में फरूख नगर एरिया है, फरूख नगर में कहीं अपना जो है बड़ी संख्या में इसमें जो है अपना किसान जो है फूलों की खेती करते हैं। और वो फूल जो है खाली गुड़गांव में नहीं, जो हमारे जो दिल्ली की मंडी है, नोएडा है, गाजियाबाद है, वहां पे अपना
पर क्योंकि लॉकडाउन के कारण इस बार जो है शादियां टल गई, सब कुछ जो अभी प्रोग्राम थे वो सब खत्म हो गए, तो इस वजह से उन किसानों को बड़ी भारी समस्या का सामना करना पड़ा। अच्छा, यानी फूलों की सप्लाई तो हुई नहीं, जो भी फूल टूटे नहीं। अगर फूल टूटने के लिए भी किसानों को अपना जो है इसका पेमेंट करना पड़ता, तो उन्होंने उस खर्चे से बचने के लिए ट्रैक्टर से ही पूरी फसल को नष्ट कर दिया, क्योंकि कोई फायदा तो था नहीं, कुछ नहीं पता लॉकडाउन का हो कैसे हो। फिर भी सरकार ने इस वर्ग के लिए सोचा है, बड़ी अच्छी बात है। व्यापारी वर्ग को भी अपना राहत दी है, मजदूर वर्ग को भी दी है। किसान और मजदूर एक ही लेकिन आत्मनिर्भर बनने के लिए या बनाने के लिए इतना ही काफी है या नहीं है, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा है कि कुछ और ध्यान देना चाहिए, कुछ और सोचना चाहिए। जो कुछ अभी दिया है उसमें इजाफा होना जरूरी है। ये मजदूर या किसान तभी हो पाए, अपना खुशहाल हो पाएगा। खुशहाल तो मैं नहीं कहूँगा, अपनी जरूरत तभी पूरी कर पाएगा जब इसको कुछ और राहत दी जाए। सरकार से उम्मीद है कि सरकार को चाहिए इस वर्ग के लिए, किसान और मजदूर वर्ग के लिए, दिहाड़ीदार मजदूरों के लिए, रेहड़ी पटरी वालों के लिए, इन लोगों ने बड़ी परेशानियां सही है। इनके लिए कुछ और आर्थिक व्यवस्था होनी जरूरी है और करनी चाहिए। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया अशोक चौहान जी इस तमाम बातचीत में हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर MM गोयल, प्रवासी मजदूरों को लेकर सरकार ने जो घोषणा की है, कुल 3500 करोड़ रुपए का प्रावधान जो है सरकार ने यहाँ पर किया है, जिसमें सरकार ने 3 वक्त का खाना जो शेल्टर होम में दिया जा रहा है प्रवासी मजदूरों को, उसकी बात की है। इसके अलावा 2 महीने तक जो है मुफ्त राशन देने की बात भी यहाँ पर की है, जिम्मेदारी लेने की बात की है। तो क्या लगता है यहाँ पर प्रवासी मजदूरों के लिए अभी सरकार ने जो पैकेज दिया है, क्या ये पैकेज 27 राज्यों के तहत जो है ये बांटा जाना है? 27 राज्य इसको अपने प्रवासी मजदूरों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो संख्या यहाँ पर प्रवासी मजदूरों की पहले ही बहुत ज्यादा है। तो ये कितना आप मानते हैं कि ये फायदा पहुंचाएगा प्रवासी मजदूरों को जो इस दौरान सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं? मैडम, प्रवासी मजदूरों की समस्या बहुत गंभीर है। अभी भी लोग सड़कों पर पैदल चल रहे हैं और घर पहुंचने का उनको अभी कोई भरोसा नहीं है कि पहुंच पाएंगे या नहीं पाएंगे। वास्तव में अगर देखा जाए तो ये तो मुंह में जीरे जैसी है, लेकिन मैं जो माइग्रेशन के कॉन्सेप्ट को जो रूल एरिया की तरफ दबाना लोग जा रहे हैं, इससे मुझे ये नजर आता है कि अगर रूरल इकोनॉमी को रिवाइव कर दिया जाए, यानी कि रूरल एरिया के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ा दिया जाए और वहाँ पर जैसे पिछले हमारे राष्ट्रपति जी एक दिया करते थे, पूरा प्रोवाइडिंग अर्बन सर्विसेज इन रूरल एरिया, अगर उस तरीके का ये कर दिया जाए तो मैं मानता हूँ कि अर्थव्यवस्था को दोबारा से पटरी पर लाने के लिए रूरल इकोनॉमी में जो ग्रोथ का पोटेंशियल है वो फास्टर है, ताकि देश की बड़ी हुई चीजों की मांग भी हो सके। अभी तक जितने भी प्रावधान इस पैकेज में दिए गए हैं वो केवल पूर्ति पक्ष के लिए दिए गए हैं, मांग पक्ष के को ध्यान में बिल्कुल भी नहीं दिया गया है। मेरा ये मानना है कि मांग केवल मिडिल क्लास के द्वारा जाती है और मिडिल क्लास के लिए कोई प्रावधान इसमें नहीं किए हैं। मिडिल क्लास में एम्प्लॉइज के ऊपर जो कुठाराघात किया गया है, एक हमें जो महंगाई भत्ता मिलता है उसको फ्रीज किया है। महंगाई भत्ता महंगाई के लिए दिया जाता है, उसको सरकार को फ्रीज करने का कोई अधिकार नहीं है। अगर वास्तव में सरकार चाहती है कि इकोनॉमी को रिवाइव किया जाए, उस इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए डिमांड को बढ़ाना बहुत जरूरी है, और ताकि लोगों की क्रय शक्ति बढ़े, परचेजिंग पावर बढ़े। बिल्कुल, ये सवाल बहुत अहम हो गया है कि मिडिल क्लास जो है वो भी यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है, और उसके लिए अभी कुछ सरकार की तरफ से जो राहत दी जाने की बात है वो सामने नहीं आई है। सुधीर चतुर्वेदी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, भारतीय मजदूर लीगल सेल के आप सदस्य हैं। सुधीर जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, सरकार ने आज जो मजदूरों के लिए घोषणा की मिनिमम
उनकी जो मजदूरी है, वेजेस हैं, उसमें भी सरकार ने यहाँ पर बढ़ोतरी किए जाने की बात जो है वो की है। 182 से 202 दिहाड़ी मजदूरों की जो मजदूरी है वो बढ़ा दी है। इसके अलावा भी दूसरे कुछ सहूलतें मजदूरों को दी है सरकार ने, और उनके लिए कुछ नियम जो हैं वो भी उनको मेंशन किया है कि किस तरीके से एक स्वच्छ और साफ सुथरे माहौल में काम करना जो है वो सुनिश्चित किया जाएगा। उनके अधिकारों की रक्षा कैसे सरकार जो है वो सुनिश्चित करेगी। इस बात को देखते हुए अब क्या लगता है, यहाँ पर अभी कुछ वक्त पहले जो राज्य सरकारें लेबर रिफॉर्म्स लॉ लेकर आ रही थी, वो और आज की बात में क्या मानते हैं कि अब कौन सी बात जो है वो अपने आप में बड़ी हो जाती है और मजदूरों के लिए राहत की बात हो जाती है? जी, इसमें सबसे पहले ये देखने वाली बात है कि मजदूरों के लिए बारे में जो केंद्र सरकार ने अभी घोषणाएं की हैं, वास्तव में ये केवल कोविड को लेके नहीं है। इस पर बहुत दिनों से सरकार काम कर रही थी। सोशल सिक्योरिटीज को लेके, खासतौर से मिनिमम वेज कोड को लेके बहुत दिनों से काम चल रहा था। वेज कोड पारित हो चुका है, सोशल सिक्योरिटी कोड भी आपके अंडर कंसिडरेशन है। तो जैसा कि आज उन्होंने कहा है कि पूरे भारतवर्ष के अंदर जो न्यूनतम वेतन होगा वो समान होगा, उसके ऊपर ध्यान दिया जाएगा। ये चीज वेज कोड के अंदर आ चुकी है कि कोई भी राज्य सरकार उससे कम नहीं कर सकती है। तो ये मजदूरों के लिए अच्छी बात है, उसमें अभी शोषण नहीं होगा। सबसे बड़ी चीज क्या आती है इसके अंदर, ये कानून श्रम कानून सारे बनते जा रहे हैं। ये सरकार पूरा ध्यान रखती है, लेकिन ये कानून केवल सरकारी रह जाए, असरकारी ना हो, इस पर ध्यान देने की चीज है। आज हमने सब जो देखा, जो पलायन हुआ, जो सारा संकट पैदा हो रहा है, इसका मूल जड़ क्या है? प्रावधान तो थे, सरकार की डायरेक्ट एडवाइजरी भी थी, लेकिन उसका पालन नहीं हुआ। पालन न होने के कारण से पलायन हुआ। पलायन करने के बाद आज स्थिति क्या बन रही है? अगर मजदूर जो है अपने घरों पर आ भी जाता है तो 14 दिन तक तो घर वालों से नहीं मिल पाएगा। गांव के बाहर इसको गांव में रोक दिया जाएगा, तो गांव के अंदर भी वो डिस्टेंसिंग मेंटेन हो रही है। आज वो आते शहर के अंदर घुसने की कोशिश करता है या राज्य में घुसने की कोशिश करता है, तो वहीं पर सीमा पर उसको रोक दिया जाता है। तो ये जो चीज है, घर तक पहुंचते पहुंचते ही उसको 15-20 दिन लग जाएंगे, और उसके बाद उसका रोजगार के लिए जो व्यवस्था की जा रही है मनरेगा के अंदर की जा रही है, लेकिन इसका सबसे बड़ा असर क्या हुआ? आज हम उद्योग को सुधीर जी, क्या मानते हैं कि क्या ही अच्छा होता सरकार ने जो 2 महीना राशन देने की मजदूरों को बात की है, इसकी जगह अगर कुछ यहाँ पर उन्हें नकद देने की बात सरकार करती, जैसे सरकार ने कहा कि बिना राशन कार्ड वाले मजदूरों को भी जो है वो राशन दिया जाएगा, 2 महीने तक मुफ्त सप्लाई रहेगी। अगर इसकी जगह पर सरकार कुछ पैसा उनके लिए देती तो उनके लिए ज्यादा हितकारी होता। नहीं, ये तो मैं नहीं कहूँगा कि वो ज्यादा हितकारी होगा, क्योंकि समस्या एक आती है कि वो जो मजदूर को जो पैसा देने वाला है, जो नगद पैसा अगर दिया जाता तो मजदूर तक पहुंचता ही नहीं हो पैसा। आज स्थिति कम से कम ये है कि वो जो खाद्यान्न है वो मजदूर तक पहुंच जाएगा। वो पैसा आपके अगर उसे जनधन खाते हैं तो उसमें तो पहुंच ही रहा है। हर सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार हर एक उसके जनधन खातों के अंदर पैसा भेज रही है, लेकिन वो समस्या है ये है कि खाते नहीं होंगे। जो माइग्रेंट लेबर है जिनके खाते ही नहीं खुलेंगे, वो पैसा मिलेगा कहाँ से? ये सरकारी अधिकारियों के अंदर जेब के अंदर चला जाएगा, यानी ये सरकारी पैसा तो बढ़कर रह जाएगा, सरकारी नहीं रहेगा। मजदूर का इससे कोई भला नहीं होगा अगर हम उसको नगद पैसा देंगे। तो ये बात सही है कि उसको दो महीने का अगर हम राशन की बात करते हैं तो ये मान के चलें कि हम जब भी प्रवासी मजदूर होगा तो उसको 2 महीने का एडवांस हमेशा रहना चाहिए उसके पास में। उसकी व्यवस्था इसलिए दिया जा रहा है हमेशा बना रहे जी। डॉक्टर MM गोयल, आप क्या मानते हैं कि जिन वर्गों को सबसे ज्यादा सरकार की तवज्जो की और राहत की जरूरत थी, सरकार ने उन्हीं को 2 महीने या 3 महीने तक जो है राहत देने के लिए सीमित कर दिया है। इसके अलावा जो दूसरे वर्ग हैं, अगर MSMEs की बात कर ले, व्यापारी उद्योगों की बात कर ले, उन्हें सरकार ने बहुत एक लंबा अरसा जो है दे दिया है राहत का। तो यहाँ पर सवाल ये भी है कि इन वर्गों को अगर इस तरह से सिर्फ कुछ ही वक्त की मोहलत अगर सरकार दे रही है तो क्या ये पूरी तरह से न्याय संगत है? इनके लिए भी सरकार को कुछ एक लंबा टाइम जो है देना चाहिए था ताकि चीज़ें संभल जाएं, ये अपने आप को संभाल लें और फिर वापस जो है सर्कुलेशन में काम करने के उसमें आ जाएं। इसमें सबसे बड़ी चीज क्या रही है मानता हूँ, और ये जो विरोधाभास नजर आ रहा है, एक तरफ तो आत्मनिर्भर भारत अभियान की बात की जा रही है,
दूसरी तरफ ये जो प्रावधान है ये केवल मात्र पूर्ति पक्ष के लिए है, मांग पक्ष के लिए नहीं है। और मुझे जो चिंता है कि जो 20 लाख का पैकेज कह करके और इसमें फजूल के खर्चे किए जाएंगे, उससे वित्तीय संकट अर्थव्यवस्था पर आएगा। पिछले दिनों मुझे ये पता लगा था कि सरकार फाइनेंशियल इमरजेंसी भी घोषित कर सकती है, जिसके अंतर्गत लोगों के अधिकार छीन जाएंगे, लोगों का पैसा सुरक्षित नहीं रहेगा। ऐसी परिस्थितियों में सरकार को अपने खर्चों पर भी नियंत्रण लगाना चाहिए। और उन खर्चों पर नियंत्रण लगाने के लिए मैं 2 चीजें आपसे बताना चाहूंगा। एक तो जैसे पूरे विश्व में हमारे जो एम्बेसीज हैं, हमारे राजदूत होते हैं, उनके ऊपर बहुत खर्चा होता है। आज जब हम ई गवर्नेंस की बात करते हैं तो केवल मात्र एक कमरे में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में एक सेल के द्वारा वो सारी की सारी एम्बेसीज का काम यही से किया जा सकता है। अतः उनको तुरंत बंद कर दिया जाना चाहिए। इसी तरीके से राज्य में जो गवर्नर्स होते हैं ये भी व्हाइट एलिफेंट होते हैं। अगर इनको भी राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति के नीचे वहां रखा जाए और ये पूरे का पूरा पैराफर्नेलिया उनका विड्रॉ कर लिया जाए तो देश के खर्चों को कम किया जा सकता है और देश की दशा और दिशा को बदला जा सकता है। वित्तीय संकट आने वाला है। यानी कि आपका कहने का मतलब है कि इकोनॉमी रिवाइवल के साथ साथ जो व्यवस्थाएं हैं उनके रिवाइवल की भी इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जी, हमारे साथ व्यापार मंडल के लखनऊ व्यापार मंडल के उपाध्यक्ष विनोद माहेश्वरी भी जुड़े हुए। विनोद जी, क्या कहना चाहेंगे? जरा जल्दी से अपनी प्रतिक्रिया दे दें कि व्यापार मंडल की उम्मीदें जो हैं कितनी अब पूरी हो जाएंगी सरकार के इस राहत पैकेज से? सरकार ने बड़ी अच्छा प्रयास किया है और मैं समझता हूँ मोदी जी के लॉकडाउन में जो देश हित में कार्य होना चाहिए वो हो रहा है और व्यापारियों को परेशानी भी बहुत आ रही है। व्यापारी भी सड़क पे आ गया है, लेकिन व्यापारी हमेशा साथ दिया है देश का और देश देता रहेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया। भी अभी उन्होंने राहत किया है और कोशिश करी है किसान को भी मजबूत करे, लेकिन अब वो निचले स्तर पे आ जाए। मतलब जो उनकी जो कार्य प्रणाली है, जो आप राहत दे रहे हैं, वो निचले स्तर पहुंच जाए, ये बहुत बड़ी बात है। चलिए, बहुत शुक्रिया विनोद जी इस तमाम बातचीत में हमारे साथ जुड़ने के लिए। गुरनाम चढ़ूनी जी हमारे साथ बने हुए हैं। गुरनाम जी, आप क्या कहना चाहेंगे यहाँ पर? देखिए, हम ये कहना चाहेंगे कि जो खेती सेक्टर है, जिससे बहुत सा देश का मजदूर और बहुत से देश के किसान, देश की 65% जनसंख्या जिस धंधे से जुड़ी हुई है, उसके ऊपर जो राहत देनी चाहिए थी, वो जो बिल्कुल इस वक्त स्ट्रक्चर पे जो ये धंधा है उसको उभारने के लिए जितनी इनसे उम्मीद थी, 20 लाख करोड़ में से जो हिस्सा उनको मिलना चाहिए था वो हिस्सा उनको नहीं दिया गया है और बिल्कुल नाम मात्र दे के उनके केवल आंसू पोंछे गए हैं। ना मजदूरों को कोई राहत दी गई है, ना किसानों को कोई राहत दी गई, ना खेती को उन्नत करने के लिए कोई राहत दी गई, ना उसका भाव बढ़ाने के लिए कोई बात कही गई है और ना उस पर खर्चा कम करने के लिए कोई बात की गई है, ना उसका बजट बढ़ाने के लिए, ना उसका पानी का इंतजाम करने के लिए कोई राहत दी गई है। तो ये तमाम राहतें जब तक खेती मुनाफे में नहीं जाती तब तक देश का किसान और देश का मजदूर यानी कि देश की 65% आबादी तब तक जिंदगी नहीं रह सकती, तब तक समस्याओं से बिल्कुल दो चार होते रहेंगे और उनकी समस्याएं जो है कभी खत्म नहीं होंगी। गुरनाम जी, बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत में हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर MM गोयल, आप क्या कहेंगे? यहाँ पर आपने व्यापारी वर्ग की भी बात सुनी और जो किसान हमारे साथ जुड़े थे उनकी भी बात आपने सुनी। व्यापारी तो यहाँ पर संतुष्ट नजर आए, लेकिन किसानों को काफी अभी शिकायतें। देखिए, किसानों की शिकायत तब तक रहेगी जब तक उनकी पदार्थों का, उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं की कीमत उनको नहीं मिलेगी। हमारे देश का किसान, जिसको जमींदार बोलते हैं, वो बड़ा दरिया दिल होता है। अगर उसको उसके पदार्थ की उचित कीमत कर दी जाए तो उसको ना तो सब्सिडी की जरूरत है और ना फ्री लोन की जरूरत है। अतः मैं अभी पहले भी आपको बता रहा था कि देश में इस समय इंद्रधनुषीय क्रांति की आवश्यकता है, जिसमें केवल वस्तुओं के उत्पादन को ही ना बढ़ाया जाए बल्कि एग्रो प्रोडक्ट प्रोसेसिंग की जाए और उनके एक्सपोर्ट के माध्यम से किसानों को
पूरा उनकी पदार्थों की उचित कीमत मिले, तभी जाकर के किसानों की समस्याओं का समाधान हो सकता है। जहां जी। तक नीतियों की बात है, हम्म। इस समय हमारी ये जो पैकेज है, इसमें फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी दोनों को जोड़ा गया है। फिस्कल पॉलिसी में हम सब्सिडी देते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी में लोन देते हैं। हम्म। सब्सिडीज को खत्म कर दिया जाए और उसकी जगह केवल मात्र अगर लोन भी दिए जाए तो वो 0 रेट ऑफ इंटरेस्ट पे होने चाहिए, जिसकी सीमा अवधि केवल 3 महीने नहीं बढ़ाया जाना चाहिए, बल्कि ये हमेशा के लिए बिना ब्याज के सरकार को देने चाहिए, ताकि चाहे वो सब्सिडी विड्रॉ कर ले। तब कहीं और जाकर शायद जो है वाकई में भला जो है हो सकेगा उन लोगों का जिनके लिए सरकार ये योजनाएं ला रही है और ये घोषणाएं कर रही है। बहुत शुक्रिया सर, इस तमाम बातचीत में आप हमारे साथ जुड़े और अपना ये कीमती वक्त हमको दिया, कीमती राय यहाँ पर आपने अपनी रखी है। तो सरकार लगातार यहाँ पर अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए प्रयास कर रही है। 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का ऐलान भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से प्रधानमंत्री मोदी ने जो किया था, घोषणा की थी 20 लाख के आर्थिक पैकेज की, 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज की, उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी अब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से किया जा रहा है। अभी तक जिन सेक्टर्स को उन्होंने दिया है, जो भी यहाँ पर राहत देने की कोशिश की है, वो राहत जो है कहीं तो काफी दिख रही है लेकिन कहीं पर नाकाफी दिखाई दे रही है। किसान यहाँ पर अभी भी सरकार से काफी नाराज दिखाई दे रहे हैं। हालांकि जो व्यापारी वर्ग है वो अभी भी काफी कह सकते हैं कि वेट एंड वॉच की स्थिति में है कि अभी देखने वाली बात रहेगी उसके लिए कि उसे कितना फायदा होगा। तो यहाँ पर आज कई मेहमान हमारे साथ जुड़े और सरकार की ओर से दिए जा रहे आर्थिक राहत पैकेज को लेकर अपनी बात भी रखी। और कुल मिलाकर अगर यहाँ पर सभी की बात का निचोड़ निकाले तो अभी सरकार जो कर रही है, कर तो रही है, लेकिन वो अपने आप में पूरी तरह से काफी नहीं है, क्योंकि अभी कुछ वर्ग ऐसे हैं जिनके लिए सरकार ने आर्थिक पैकेज का ऐलान तो कर दिया है, राहत भी देने की कोशिश की है, लेकिन वो अभी भी उनके लिए नाकाफी है। जितनी उम्मीद उन्होंने लगा रखी थी सरकार से वो अभी पूरी नहीं हुई है। तो सरकार को अभी उस और ध्यान देने की जरूरत है। सबसे ज्यादा ध्यान मजदूरों की स्थिति और किसानों की स्थिति पर देने की सरकार को जरूरत है। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।